Hello student, good morning. Today we will discuss about the electrochemistry and the topic will be electrochemical cell. So what is the electrochemistry? A branch of the chemistry in which we learn that chemical reaction produce electric energy. That branch is called as the electrochemistry. We will discuss today the electrochemical cell. द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसके नाम से ही इसका जो डिटेल है वो इसमें छुपा हुआ है। देखिए आप ध्यान से, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, यानी ऐसी सेल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शन। यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या हो गई? द सेल इन which electricity is produced by chemical reaction are called as electrochemical cell. So now we construct the electrochemical cell. आपने 11th में पढ़ी है डेनियल सेल, वही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। उसका एग्जाम्पल है क्या? डेनियल सेल या फिर galvanic cell. These are the example of the electrochemical cell. Now we will discuss about the Daniell cell and its working. We take a beaker and take zinc sulfate solution. Dipped a zinc rod in this solution. And in a beaker, we take copper sulfate solution and copper plate is dipped in this solution. Both the solution are connected by the salt bridge, and if both the electrodes are connected by wires, a Daniell cell will start to function. ध्यान से देखिए, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक रॉड इज डिप्ड इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर रॉड इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. बोथ द सॉल्यूशंस आर कनेक्टेड बाय साल्ट ब्रिज. साल्ट ब्रिज क्या होता है? सिंपल एक यू ट्यूब होती है. यू ट्यूब में क्या क्या भरा रहता है? ये यू ट्यूब ग्लास की होती है और इसमें क्या होता है? अगर ये सॉल्यूशन इसका भरा रहता है. दोनों सेल्स को जब कनेक्ट करेंगे तो एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है. ये सेल क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, क्योंकि इसमें रिएक्शन किससे हो रही है? केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, इसलिए इट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. व्हाट रिएक्शन इज
इसमें क्या होता है, जैसे ही हम ये दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करेंगे, जिंक इलेक्ट्रोड लॉस द इलेक्ट्रॉन एंड फ्रॉम द जिंक इलेक्ट्रोड जिंक आयंस आर प्रोड्यूस्ड एंड कम इन द सॉल्यूशन। जिंक आयन कहाँ पर आने लगेंगे, सॉल्यूशन में आने लगेंगे। जिंक इलेक्ट्रोड पर जिंक लॉस द इलेक्ट्रॉन एंड द Zn2 plus ion reach in the solution and the electron deposit on the surface पर इलेक्ट्रॉन बनने लगते हैं इस पर, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन इधर, किधर, दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ, यानी कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ क्या होगा, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से मूव होकर के यहां आने लगेंगे। कॉपर सल्फेट क्या करेगा, यहाँ पर कॉपर आयन जो कॉपर सल्फेट में प्रेजेंट हैं, वो कॉपर आयन क्या करेंगे, यहाँ से इन इलेक्ट्रॉनों को रिसीव करेंगे, और Cu2 प्लस आयन वो क्या करेगा, वो बाई रिसीविंग 2 इलेक्ट्रॉन इट डिपॉजिट ऑन दिस इलेक्ट्रोड। क्लियर हो गई बात। जिंक come in the solution by losing the electron. These electron transfer from external circuit and come into the copper electrode, and at copper electrode copper ions from the copper sulfate solution receive these and converted into copper solid and deposit at this electrode. मूवमेंट इलेक्ट्रॉन का इधर हो रहा है, तो करंट का फ्लो किधर होगा, करंट फ्लो लेफ्ट टू राइट होगा। और इस केमिकल सेल में, इस डेनियल सेल में रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। कौन सी रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, जिंक Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है और कॉपर आयन कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। यानी क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, Zn सॉलिड कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करके Zn2 प्लस में और Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। और ये जो साल्ट ब्रिज है, इसका काम क्या है, यहाँ पर ये साल्ट ब्रिज क्या करता है, ये साल्ट ब्रिज का काम है मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ये साल्ट ब्रिज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रहा है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को कैसे मेंटेन कर रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, जिंक आयन पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, Zn2 प्लस बढ़ रहा है इस बीकर में, और इस बीकर में क्या हो रहा है, कॉपर 2 प्लस आयन कम हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सल्फेट आयन एक्सिस में हो गए, और यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या हो गया, Zn2 प्लस एक्सिस में हो गए। तो क्या हो रहा है, सल्फेट आयन यहाँ से साल्ट ब्रिज के थ्रू होते हुए आएंगे इधर इधर, और ये सल्फेट आयन यहाँ जिंक से रिएक्शन करेंगे, और इस तरह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाती है। तो साल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, दो फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन हो गया मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, और पहला फंक्शन क्या हो गया, दोनों को ही कनेक्ट कर रहे हैं। तो साल्ट ब्रिज हैज टू फंक्शंस। कभी कभी फंक्शंस ऑफ साल्ट ब्रिज भी पूछा जाता है। साल्ट ब्रिज के दो फंक्शन है कि दोनों सॉल्यूशंस को कनेक्ट कर रहा है, और दोनों सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ये मेंटेन कर रहा है। ठीक है, अब ये जो सेल है, इस सेल में हम ये जहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस होकर के Zn2 प्लस आयन बन रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, यानी E माइनस E माइनस E माइनस प्रोड्यूस हो रहा है। तो जहाँ पर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, इस वाले इलेक्ट्रोड को, नेगेटिव चार्ज मीन्स E माइनस जहाँ पे बन रहा है, यानी हमारे एक सीधी सी भाषा में याद रखने के लिए हम कह देते हैं इलेक्ट्रॉनों की फैक्ट्री। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फैक्ट्री है, जहाँ इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, वो इलेक्ट्रोड क्या हो गया, ये इलेक्ट्रोड हो गया आपका एनोड। और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं कॉपर, वो वाला इलेक्ट्रोड क्या हो गया, ये हो गया कैथोड। क्यों, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए ध्यान से, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है।
जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस करके बना रहा है। तो एक और चीज है, इसको पूछा जाता है पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है, नेगेटिव टर्मिनल कौन सा है। तो ये वाला कौन सा है, एनोड है, इसी का नाम क्या है, इसी को हम कहेंगे नेगेटिव टर्मिनल। क्यों कहेंगे नेगेटिव टर्मिनल, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव ये इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसलिए इस इलेक्ट्रोड पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इस इलेक्ट्रोड का नाम क्या हो गया, नेगेटिव टर्मिनल। उस इलेक्ट्रोड का नाम क्या हो गया, ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल। ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो नेगेटिव, वो वाला इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो पॉजिटिव टर्मिनल, और ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है यानी बना रहा है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन हैं, प्रोड्यूस होकर के आ रहे हैं, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, अभी एनोड पर क्या रिएक्शन हो रही है और कैथोड पर क्या रिएक्शन हो रही है, हम देखते हैं। एनोड पर क्या हो रहा है, at anode zinc convert into Zn2+ by losing 2 electron, and at cathode पर क्या हो रहा है, कॉपर आयंस को हमेशा एक्वस लिखते हैं, take electrons and convert it into Cu। थोड़ा ध्यान रखेंगे, जब भी आप एनोड और कैथोड रिएक्शन लिखें तो लिखते समय ये ध्यान दें कि आप इस हिसाब से उसको मैनेज करें कि एरो के नीचे एरो बने, यानी जिंक सॉलिड Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों जो रिएक्शन लिख रहे हैं उसमें जो एरो है इस तरह से आपके रिप्रेजेंट होने चाहिए। अगर आप आगे पीछे कर देंगे गलत नहीं होगा, बट दिस इज बेटर वे टू राइट द एनोड एंड कैथोड रिएक्शन। अब हम डिस्कस करना चाहेंगे, ध्यान से देखिए, बहुत छोटा सा अंतर है। ये जो सेल है इसको हम कहते हैं डेनियल सेल। अभी हमने आपको 2 एग्जाम्पल दिए थे, एक डेनियल सेल का दिया था और एक गैल्वेनिक सेल का दिया था। दिस इज द डेनियल सेल। नाउ व्हाट इज द गैल्वेनिक सेल। अगर यहीं पर हम इसका कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर कर देते हैं, ये यानी 1 m कंसंट्रेशन अगर जिंक सल्फेट का लिया और इसका कंसंट्रेशन भी हमने 1 m, अगर हमने इसका भी 1 m कंसंट्रेशन लिया और इसका भी 1 m कंसंट्रेशन लिया तो यही सेल विल बी कॉल्ड एज द गैल्वेनिक सेल। तो इसी सेल को गैल्वेनिक सेल हम कब कहेंगे, when concentration of ZnSO4 and CuSO4 solutions taken as यूनिटी। जब ZnSO4 के सॉल्यूशन को और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को कंसंट्रेशन को यूनिटी में लेते हैं तो हम, यूनिटी मीन्स 1 मोल पर लीटर। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए, A+ ग्रेड का 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से आपका बन रहा है। नाउ वी विल डिस्कस द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। या हम इसी को कह सकते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन, यानी ये सेल है। ध्यान से क्वेश्चन देखना और समझना, क्योंकि जब ये क्वेश्चन आता है तो बहुत सारे बच्चे गलत करके आते हैं। ये रिएक्शन, ये वाला सॉल्यूशन है, इससे रिएक्ट कर रहा है, सेल को रिप्रेजेंट करिए।
तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, ऐसा बड़ा सा डायग्राम लिख करके आ जाते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम नहीं लिखना है, सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखना है मैं बता रही हूँ, वो है ये सेल कंस्ट्रक्शन है, सेल कंस्ट्रक्ट हुई है और ये सेल का रिप्रेजेंटेशन है। थोड़ा सा दोनों में अंतर समझिए, यहाँ पर आपने सेल कंस्ट्रक्ट की है और यहाँ पर आप इस सेल को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करने वाले हैं यहाँ पर। तो जब आप इस पूरी सेल को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो कहलाता है सेल रिप्रेजेंटेशन। सो हाउ वी विल रिप्रेजेंट दिस सेल, वी हैव टू लर्न। कैसे करेंगे, तो ये जो आपको दिख रहा है साल्ट ब्रिज, इसको हम दो लाइन से ऐसे यहाँ पर दिखाएंगे और साल्ट ब्रिज के लेफ्ट में एनोड और राइट में साल्ट ब्रिज के हम कैथोड दिखाएंगे, है ना। सॉरी, इसको थोड़ा मैं अब मिटा रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ जगह चाहिए लिखने के लिए। तो ये तो हो गई साल्ट ब्रिज की लाइन, ये हो गई आपकी एनोड का इलेक्ट्रोड और ये हो गया आपका कैथोड का इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। तो देखिए साल्ट ब्रिज के कैथोड किधर है, साल्ट ब्रिज से राइट हैंड साइड में। ये जब भी आप सेल को रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा यही कन्वेंशन, सेल कन्वेंशन यही है कि साल्ट ब्रिज के राइट में आप कैथोड और साल्ट ब्रिज के लेफ्ट में आपको एनोड रिप्रेजेंट करना होगा सेल रिप्रेजेंटेशन में, हमेशा हर जगह। भले आप इस सेल के सामने ऐसे नहीं खड़े हैं, आप घूम करके उस ब्लैक बोर्ड के पीछे से इस सेल को देख रहे हैं, पर जब भी आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो रिप्रेजेंट करने का तरीका यही होगा कि साल्ट ब्रिज के राइट में कैथोड और लेफ्ट में एनोड। तो यहाँ पर क्या हो गया, राइट इलेक्ट्रोड और ये कैसा हो गया, लेफ्ट इलेक्ट्रोड हो गया, ठीक है। अब हम इस सेल को कन्वर्ट करके इधर सेल रिप्रेजेंटेशन में लिखना चाह रहे हैं तो कैसे लिखेंगे। देखिए एनोड पर क्या हो रहा है, एनोड पर क्या हो रहा था, यहाँ पर हमने, आप अपनी कॉपी में देखिए आपने एनोड रिएक्शन लिखी थी। एनोड पर क्या हो रहा है, जिंक Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे एट एनोड क्या हो रहा है, Zn सॉलिड कन्वर्टिंग इनटू Zn2+, ठीक है। अब ये चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम कंसंट्रेशन जरूर लिखेंगे। सपोज हमने इस सेल में कंसंट्रेशन इसका ZnSO4 का ले लिया था 0.001 m, तो हम यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन ब्रैकेट में लिखेंगे 0.001 m, ठीक। देन कैटायन, कैथोड पर क्या हो रहा है, कैथोड पे Cu2+ कन्वर्ट हो रहा था Cu सॉलिड में, तो Cu2+ एक्वस। जब हम आयन लिखेंगे तो उसका कंसंट्रेशन भी लिखेंगे, यानी CuSO4 का कंसंट्रेशन यहाँ लिखेंगे। सपोज ये 0.01 m लिया है हमने, तो ये रिप्रेजेंटेशन में हम यहाँ लिख देंगे 0.01 m। और ये काहे में कन्वर्ट हो रहा है, Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये हो गया हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे करते हैं, ये हुआ सेल कंस्ट्रक्शन और ये हुआ सेल रिप्रेजेंटेशन। अभी इसमें कोई गड़बड़ी ना हो, आप भूले ना, तो इसलिए मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बता रही हूँ जिससे गलत नहीं होगा आपका कभी भी, क्योंकि यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि इसने ये वाला इलेक्ट्रोलाइट है, ऐसे रिएक्शन किया दूसरे इलेक्ट्रोलाइट से, तो इसमें एनोड क्या है, कैथोड क्या है और नेगेटिव टर्मिनल कौन सा है, करंट फ्लो किधर जाता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो किधर होगा। इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन एक पूछा जाता है। तो वहाँ पे आपको गलती ना हो उसके लिए आप एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए, क्या, लो ना, एल मतलब लेफ्ट इलेक्ट्रोड, ओ मतलब ऑक्सीडेशन, एन मतलब
इसको कहते हैं निगेटिव टर्मिनल और A मतलब एनोड। इसका नाम क्या है? एनोड है। डोंट बी कंफ्यूज, एन नेगेटिव टर्मिनल आपने केवल याद कर लिया और पूछा क्या नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड कौन सा है, तो यही नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है। चाहे हम इसको नेगेटिव टर्मिनल कहें, चाहे हम कहें नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, एक ही बात है। तो नेगेटिव टर्मिनल या नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड, लोना, ये याद रखिए फॉर्मूला आपका, इससे आप कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब क्या है, अभी इस चित्र को ध्यान से देखिए। मैंने बहुत देर से इसको मिटाया हुआ नहीं है क्योंकि यहाँ कम जगह मैं ही लिख रही हूँ, क्योंकि अभी इससे बहुत ज़रूरत पड़ेगी आपको समझने की। ठीक है, ये चीज़ें शायद मैंने आपको 11th में पढ़ा दी हैं पहले, पिछले साल, तो ये तो आपका रिवीजन था। अब आगे इससे क्या पढ़ना है आपको 12th के लिए, उसको देखिए। अगर हम यहाँ पर एक दूसरी सेल लगा दें, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल लगा दें और इसको एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई दें, ई एक्सटर्नल, बाहर से वोल्टेज सप्लाई करें, तब क्या होगा? उस कंडीशन में हम ये देखेंगे कि ई एक्सटर्नल कितना है। हाँ, अभी हम लोग एक चीज़ डिस्कस करना भूल गए, ये जो हमने जिंक और कॉपर की सेल कंस्ट्रक्ट की थी, इसका E0 वैल्यू कितना होगा वो अभी हम आपको बताना भूल गए, तो पहले उसको बताते हैं फिर इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो E0 वैल्यू इस सेल का कितना होगा? इस सेल का E0 वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है E0 सेल इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो E0 सेल इक्वल टू E0 कैथोड माइनस एनोड, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि E0 सेल इक्वल टू E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट। ठीक है, अभी E0 क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। या इसको हम E0 कहते हैं। आप 11th में पढ़ चुके हैं। ये कब निकाला जाता है? किसी भी मेटल की सेल को, मतलब सिंगल इलेक्ट्रोड को कंस्ट्रक्ट किया जाता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। उस समय जो भी E0 वैल्यू आती है वो E0 कहलाता है उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का। तो फॉर एग्जांपल, मैं वैसे आपको पता है फिर भी मैं रिवाइज कर रही हूँ, E0 Zn 2 प्लस Zn ये होता है -0.76 वोल्ट एंड E0 Cu 2 प्लस Cu सॉलिड ये होता है +0.34 वोल्ट। ठीक है, हमेशा E0 रेडॉक्स कपल के फॉर्म में लिखा जाता है इस तरह से, इसको हम रेडॉक्स कपल कहते हैं। पूरा 11th का है आपका, आप पढ़ चुके हैं। फिर भी हमेशा ऑक्सीडाइज फॉर्म पहले लिखी जाती है रेडॉक्स कपल में, रिड्यूस्ड फॉर्म बाद में लिखी जाती है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो अभी हम इस सेल का E0 सेल निकालेंगे तो क्या निकलेगा? हमारे पास E0 वैल्यूज जिंक इलेक्ट्रोड की और कॉपर इलेक्ट्रोड की हैं, तो फॉर्मूले में हम इसको पुटअप कर देंगे। तो पुट करने के बाद हमें क्या वैल्यू मिलेगी? E0 सेल मिलेगा। E0 राइट कितना है? राइट मीन्स कॉपर का 0.34 वोल्ट माइनस 0.76 वोल्ट लेफ्ट यानी एनोड का है, ये हो गया 1.1 वोल्ट। यानी ये जो सेल कंस्ट्रक्ट की थी हमने, ध्यान दीजिए,
अभी ई एक्सटर्नल नहीं, जो शुरू में हमने सेल कंस्ट्रक्ट की थी जिसमें ये इन दोनों को अरेंज करके सिंपली ऐसे जोड़ दिया था। इस सेल का E0 सेल कितना आया? 1.1 वोल्ट आया। समझ में आया आपको? किसका? गैल्वेनिक सेल का। ये जो आपने गैल्वेनिक सेल यहाँ पे कौन सी ली थी उस समय? 1 वोल्ट। ये लिया था 1 एम और ये 1 एम लिया था उस समय की कंडीशन में। ये क्या है आपका? E0 1.1 वोल्ट है कॉपर जिंक सेल का। ठीक, अब अगर हम इसको ई एक्सटर्नल वोल्टेज दें, ई एक्सटर्नल यानी बाहर से वोल्टेज दें, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक सेल लगाएंगे। कौन सी सेल लगाएंगे? इलेक्ट्रोलिटिक सेल लगाएंगे। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल देंगे जब हम इसको लगा करके, और अगर उसका ई एक्सटर्नल लेस देन 1.1 है तो क्या होगा? ई एक्सटर्नल इज लेस देन 1.1, तो 1.1 मीन्स 1.1 वोल्ट इस सेल का था। यानी ई एक्सटर्नल अगर इस सेल के वोल्ट से कम है तो क्या होगा? सेल में इस कंडीशन में जब हमने ई एक्सटर्नल लगाया हुआ है, इसको ध्यान दीजिए, ई एक्सटर्नल 1.1 वोल्ट दे रहे हैं, उस कंडीशन में क्या होगा? लेस देन 1.1। एनोड कौन होगा? जिंक होगा। कैथोड कौन होगा? कॉपर ही होगा। और करंट फ्लो यानी पहले इलेक्ट्रॉन फ्लो किधर होगा? इलेक्ट्रॉन फ्लो जिंक टू कॉपर, इलेक्ट्रोड। फ्लो होगा जिंक टू कॉपर इलेक्ट्रोड, एंड करंट फ्लो होगा कॉपर टू जिंक इलेक्ट्रोड। यानी आप ध्यान से समझिए इस बात को। इस सेल की ताकत थी 1.1 वोल्ट, और हमने जो ये एक्सटर्नल लगाया है वो 1.1 वोल्ट से कम है। आप ये सोचिए कि जब एक कमजोर यानी जो 1.1 वोल्ट है वो ई एक्सटर्नल से ये ई एक्सटर्नल से ज़्यादा है, तो जब एक कमजोर है और एक ताकतवर है तो जीत किसकी होगी? ताकतवर की होगी। तो अभी ये एक्सटर्नल कम है, इसीलिए ये सेल जैसे फंक्शन कर रही थी वैसे ही फंक्शन करती रहेगी। यानी कि इसमें एनोड जिंक, कैथोड कॉपर, और इलेक्ट्रॉन फ्लो जिंक टू कॉपर इलेक्ट्रोड, और करंट फ्लो कॉपर टू जिंक इलेक्ट्रोड ही होता रहेगा। लेकिन जब हम इसको ई एक्सटर्नल कर देंगे इक्वल टू 1.1 वोल्ट, अगर हमने ये एक्सटर्नल कर दिया इक्वल टू 1.1 वोल्ट, अब क्या हुआ? इस सेल की ताकत और जो बाहर से सेल इलेक्ट्रिक सप्लाई देने के लिए लगाई है उसकी ताकत दोनों की बराबर हो गई। जब दोनों की बराबर हो गई उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में ये होगा कि दोनों की ताकत बराबर है तो दोनों में से कोई नहीं जीतेगा। इसका मतलब क्या हुआ? सेल विल नॉट फंक्शन, ये सेल फंक्शन ही नहीं करेगी। व्हेन ई एक्सटर्नल इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट, then cell will not function। ठीक है? अगर हमने ये ई एक्सटर्नल बढ़ा दिया ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट, इस कंडीशन में क्या होगा? जो दूसरी सेल लगाई है वो ताकतवर हो गई, ये सेल उसके सामने कमजोर हो गई, तो क्या होगा? वो वाली सेल इस पे हावी हो जाएगी, यानी उसके अकॉर्डिंग सब कुछ होगा। यानी अभी ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल का काम करने लगेगी, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होगा? सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। यानी कि जो
अगर E external is greater than 1.1 वोल्ट देन एनोड का काम कौन करेगा? एनोड उल्टा हो जाएगा कॉपर इलेक्ट्रोड, एंड कैथोड कौन करेगा? जिंक इलेक्ट्रोड, एंड इलेक्ट्रॉन फ्लो किधर होगा? कॉपर टू जिंक इलेक्ट्रोड। और करंट फ्लो किधर होगा? अपोजिट, यानी जिंक टू कॉपर इलेक्ट्रोड। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पढ़े अभी कि गैल्वेनिक सेल क्या, कब ये डेनियल सेल को गैल्वेनिक सेल कब कहते हैं ये, और दूसरा यही क्वेश्चन हो गया कि ये एक्सटर्नल अगर 1.1 वोल्ट है तो एनोड कैथोड का काम कौन करेगा? करंट फ्लो किधर होगा? इलेक्ट्रॉन फ्लो किधर होगा? 1.1 वोल्ट से कम है या 1.1 वोल्ट से ज़्यादा है तो कैसे होगा? और E0 सेल आप कैसे कैलकुलेट करेंगे ये। अब एक चीज़ आप देखिए, जब भी आपने केमिस्ट्री की सेल पढ़ ली है, फिजिक्स में जाएंगे तो आपको सब कुछ इसका उल्टा पढ़ाया जाएगा सेल पढ़ाते समय। तो आप ये ध्यान रखिए, डोंट बी कंफ्यूज। केमिस्ट्री में आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कौन सी होती है? जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बनती है फ्रॉम केमिकल रिएक्शन। लेकिन जो फिजिक्स में आप सेल पढ़ते हैं जाकर के, वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होती है, और उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी पास करके केमिकल रिएक्शन होती है। यानी फिजिक्स में जो सेल आप यानी इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ते हैं, वो उसमें इलेक्ट्रिक करंट से केमिकल रिएक्शन होती हैं, यानी दोनों एक दूसरे की उल्टी होती हैं। तो डोंट बी कंफ्यूज। और लंबे समय तक याद करने के लिए क्या याद रखना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मतलब केमिस्ट्री वाली सेल, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल मतलब फिजिक्स वाली सेल। और आगे जहाँ कहीं भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना होगा तो ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के लिए हमेशा इलेक्ट्रोलिटिक सेल का यूज़ होता है। तो ध्यान रखिए, इलेक्ट्रोलिटिक सेल यानी फिजिक्स वाली सेल में मैं आपको बताती हूँ, जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए एक फॉर्मूला याद रखिए, टू अवॉइड द कन्फ्यूज़न, ट्रिपल सी का फॉर्मूला याद रखिए। ट्रिपल सी का मतलब हुआ है क्रॉस चार्ज वाला कैटायन, कैथोड पर जाता है, और इस पर कैसा चार्ज होता है? क्रॉस चार्ज होता है, यानी कैटायन क्रॉस चार्ज कैथोड। तो आप कभी गड़बड़ नहीं करेंगे। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो ये किधर मूव करेगा, तो जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ट्रिपल इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब फिजिक्स से सेल लाएंगे, यानी इलेक्ट्रोलिटिक सेल लाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के लिए। तो कैटायन, कैथोड और क्रॉस चार्ज वाला आयन को हम कैटायन बोलते हैं, किधर मूव करेगा? कैथोड की तरफ मूव करेगा। ठीक है, यानी इस पे यानी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैथोड कैसा हो गया? कैथोड हो गया यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज हो गया। किसमें? फिजिक्स वाली सेल में, यानी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है। और यहाँ केमिस्ट्री वाली सेल में कैथोड कैसा था? पॉजिटिवली चार्ज था। सो टू अवॉइड द कन्फ्यूज़न, क्योंकि ये बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है सेल पढ़ने के बाद में, जब वो फिजिक्स में पढ़ते हैं तो आकर के ज़रूर पूछते हैं कि मैडम आपने तो उल्टा पढ़ाया, फिजिक्स में तो ऐसा पढ़ाया गया। इसीलिए वो कन्फ्यूज़न ना हो, वो अवॉइड करने के लिए मैंने आपको पहले से ही ये वाली बात बताई है। दोनों चीज़ों को ध्यान में रखिए। फिजिक्स की सेल में यानी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ऐसा होगा, और केमिस्ट्री की सेल में यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बन रही है केमिकल रिएक्शन से, उसमें ऐसा होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एंड बाकी चीज़ें हम लोग कल डिस्कस करेंगे। So goodbye, have a nice day.